हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सब? एग्जाम आयर पे आई वेलकम यू ऑल, वेलकम और वेलकम बैक टू एग्जाम आयर. हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ. एग्जाम आयर पे हर रोज़ 6 बजे होता है न्यूज़पेपर एनालिसिस. बहुत ही जल्द हम मॉर्निंग का टाइम ले आएंगे, बस मेरा रूटीन सेट होने दो. अभी हो रहा है 6 PM पे. फिर उसके बाद मैं ट्राई करूँगी कि सुबह सुबह हम एक लाइव सेशन कर दें, ताकि जब भी तुम स्कूल से आके देखना चाहते हो, सुबह देखना चाहते हो, तुम देख सको. ठीक है, बट अभी हो रहा है 6 बजे. जैसे ही टाइमिंग चेंज होंगे मैं आपको बता दूंगी. उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए एग्जाम आयर को. ठीक है, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर है @IAMExamIR के नाम से. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस. 5G सर्विस रोल आउट लाइकली इन अगस्त सितंबर. तो जो 5G सर्विसेज हैं वो कब तक आ जाएंगी? अगस्त सितंबर में आ जाएंगी. ये किसने बोला है? जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव. तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? हमारे लिए ये पता हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर हैं वो कौन है. ठीक है ना, टेलीकॉम मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव. बहुत ज़्यादा वैष्णव. ठीक है, वैष्णव खाना खाते हैं ये, तो वैष्णव इनका नाम पड़ गया. ठीक है, मोर और लेस ऑन ट्रैक फॉर ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग 5G एयरवेज बाय जून 2022. द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ट्राई की फुल फॉर्म भी हमें पता होनी चाहिए. ट्राई क्या है? टेलीकॉम. चलिए लिखे जल्दी से, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. लिख लिया सबने? चलो अब नेक्स्ट क्या है? ठीक है, suggested in its recommendation has suggested some changes in prices. The next step is approval of the Digital Communications Commission. तो DCC क्या करेगा? नेक्स्ट स्टेप क्या है? DCC जो है वो अप्रूव करेगा कम्युनिकेशंस जो है, डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन. दे विल टेक अ कॉल इन द नेक्स्ट 5 to 6 days. As per process, a back reference goes to TRAI. In parallel, we have worked out a notice inviting tender. ठीक है ना, तो DCC और ट्राई और DCC जो है इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर कौन है ये भी हमें पता होना चाहिए, और 5G जल्दी आ जाएगा ये भी हमें पता होना चाहिए. तो 5 पॉइंटर्स ही बनते हैं इसके, ज़्यादा नहीं. कीन ऑन लिफ्टिंग AFSPA फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मोदी. तो मोदी ने क्या बोला है? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बोला है जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है 1958, वो जो है वो रिमूव हो जाएगा जल्दी. तो ये क्या है? AFSPA क्या है? तो AFSPA जो है, AFSPA जो है वो आपका AFSPA जो है, SPA जो है, ये क्या है? इसके अंदर जो भी एरिया को, मान लीजिए ये एक जगह है, यहाँ पे ये एरिया जो है ना, उसको इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये डिस्टर्ब्ड एरिया है. क्या एरिया है? डिस्टर्ब्ड एरिया है. ठीक है ना, तो यहाँ पे डिस्टर्ब्ड एरिया किसके अंदर ये डिक्लेयर करते हैं? AFSPA के अंदर, लॉ के अंदर. ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है? आर्मी की जो पावर्स होती हैं, आर्मी की बहुत पावर्स दे दी जाती हैं, जिसमें वो शूट कर सकते हैं, जिसमें वो ऑपरेशंस करते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है वहाँ पे. मिलिटेंट मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अगेंस्ट द कंट्री हैं या ऐसा कुछ है. ठीक है ना, तो मिलिट्री के अगेंस्ट वो फाइट करें, तो यहाँ पे डिस्टर्ब्ड एरिया है और आर्मी की जो पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं. ठीक है ना, तो ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारी स्टेट्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा था. तो अब वो कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे सब जगह से रिमूव हो रहा है. तो बोडो अकॉर्ड ओपन द डोर फॉर परमानेंट पीस ही एडेड. तो बोडो अकॉर्ड क्या है ये देख लेते हैं. बोडोलैंड अग्रीमेंट जो था, बोडो अग्रीमेंट, ठीक है, इसके अंदर जो विजन था वो क्या था? सबका साथ सबका विकास. और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ पे क्या हुआ था. प्रेजेंट ऑन द ओकेजन विद दिस अग्रीमेंट, जो ये अग्रीमेंट था ये हिस्टोरिक अग्रीमेंट था. किस किस के बीच में साइन किया गया? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में साइन किया गया, गवर्नमेंट ऑफ असम, बोडो रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, इनके बीच में साइन किया गया था. ठीक है ना, और इसमें क्या था? जो 1500 आर्म्ड कैडर्स थे विल गिव अप. उन्होंने क्या करना था? दे वुड गिव अप देयर वायलेंस जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे थे, एंड जॉइन द मेन स्ट्रीम. ठीक है ना, तो वो अपने तो ये एक अग्रीमेंट था. ये असम के मतलब गोल्डन, इन्होंने बोला गोल्डन फ्यूचर ऑफ असम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. तो ये साइन किया गया था 2020 के अंदर. तो ये बोडो अग्रीमेंट है. ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं. द बोडो अग्रीमेंट ओपन द डोर्स फॉर परमानेंट पीस. दिस इज द रीजन दैट वी फर्स्ट रिमूव्ड AFSPA फ्रॉम त्रिपुरा एंड मेघालय. तो त्रिपुरा और मेघालय ये हमने पढ़ा था. त्रिपुरा और मेघालय के बहुत बहुत रीजन से जो ये AFSPA है वो रिमूव कर दिया गया. आर्म फोर्सेस जो एक्ट है वो रिमूव कर दिया गया है. ठीक है ना, तो ये है. और अभी कह रहे हैं कि अभी बाकी सभी एरिया से भी जल्द ही
करा जाए। रिविजिटिंग डेथ पेनल्टी जूरिस्प्रूडेंस, तो ये वाला भी हमने इसके ऊपर एडिटोरियल्स बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। तो आपने वो मिटिगेटिंग फैक्टर वाला पढ़ा था, हमने मिटिगेटिंग फैक्टर वाला था। तो एक बारी मैं आपको स्टोरी सुना दूं ताकि आपको बहुत आराम से ये जो एडिटोरियल है वो समझ में आ जाए। देखिए, डेथ पेनल्टी क्या होती है कि आपने कोई क्राइम कमिट किया और वो इतना ज़्यादा हीनियस, इतना ज़्यादा बुरा क्राइम है कि आपको डेथ पेनल्टी, कि आपको अब मार दिया जाएगा, यू विल बी हंग। ठीक है, आपको हैंग कर दिया जाएगा। हैंग, जब तक आप मरोगे नहीं आपके गले में फांसी लगा दी जाएगी। ठीक है ना। तो अब कोर्ट क्या कह रहे हैं, मिटिगेटिंग फैक्टर्स। मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? मिटिगेटिंग फैक्टर्स वो कहते हैं कि अगर मान लो किसी ने रेप किया है, तो वो रेप क्यों किया है, क्या उनकी थिंकिंग ऐसी क्यों बनी, इतना इनह्यूमन वो क्यों हुए, क्या हुआ था उनके साथ उनके बचपन में या जब वो बड़े हो गए कि उनकी थिंकिंग इतनी ज़्यादा वो बन गई कि उन्होंने रेप कमिट किया या उन्होंने मर्डर कमिट किया। ठीक है ना। तो वो मिटिगेटिंग फैक्टर्स भी देखने चाहिए बिफोर आप डेथ पेनल्टी दो। तो ये इसके ऊपर रिसर्च करी गई पूरा। एंड अब ये बात करें, द चैलेंज बिफोर द कोर्ट इन द इंस्टेंट केस इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वाज टू आइडेंटिफाई द मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस एंड टू इंश्योर अ कन्विक्ट सेंट्रिक अप्रोच सो दैट द इम्पोजिशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट बिकम्स रेयरर, फेयरर एंड प्रिंसिपल। तो क्या मिटिगेटिंग फैक्टर्स, कि वो पर्सन जिसने वो क्राइम, जो कन्विक्ट है, कन्विक्ट मतलब प्रूव हो गया, प्रूवन दैट ही हैज कमिटेड द crime, proven that the person has committed the crime। ठीक है ना। अब ये प्रूव हो गया, तो बट क्यों किया उसने, रेप किया तो वो क्यों किया? तो इसमें बहुत सारी जजमेंट्स जो हैं वो डिस्कस करी हुई हैं। जैसे कि इन्होंने बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट, दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सजेस्टेड अ ह्यूमेन एंड रिफॉर्मिस्ट फ्रेमवर्क इन द मैटर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 354 सबसेक्शन 3 इन कोड CRPC while imposing the capital punishment the judge should specify the special reasons before doing so। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि डेथ पेनल्टी किसी को भी दे देंगे, अगर डेथ पेनल्टी दी है तो जज को बताना पड़ेगा कि क्यों। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मतलब कि उनको लगता है कि हाँ ये बहुत ही वो था, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है ना। रेयरेस्ट ऑफ रेयर का कॉन्सेप्ट लेकर आए सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, एंड दैट इज the Supreme Court, Ravji versus State of Rajasthan, the Supreme Court said it is the nature of the crime and not the criminal which is germane for deciding the punishment। ठीक है ना। वो कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने, मतलब सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो ओपिनियन थी वो चेंज होती रही। यहाँ पे बोला कि नेचर ऑफ क्राइम नॉट द क्रिमिनल, जो हमें देखना चाहिए कि क्राइम कैसा था उस हिसाब से पनिशमेंट दो, ना कि क्रिमिनल को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है। बट अब जो है वो कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। अब क्या कह रहे हैं कि देखो कि क्राइम क्यों कमिट हुआ। ठीक है। मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, द कोर्ट इंडिकेटेड द इनएडिक्वेसी ऑफ अदर पनिशमेंट्स कुड जस्टिफाई द डेथ। द कोर्ट इंडिकेटेड द इनएडिक्वेसी ऑफ अदर पनिशमेंट्स, दिस टू नेगेटेड द ह्यूमैनिस्टिक लिबरलिज्म इन बच्चन सिंह। ठीक है ना। तो ह्यूमैनिस्टिक, वो कहते हैं कि जो बच्चन सिंह में था, उन्होंने कहा था रेयरेस्ट ऑफ रेयर के केस में आप दोगे, बट कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी पे डिफरेंट जजमेंट्स दी हैं। ठीक है। और बच्चन सिंह जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट रहती है, बच्चन सिंह इटसेल्फ इन सो फार एज इट रिफ्यूज टू डिक्लेयर द डेथ पेनल्टी एज वॉयलेटिव ऑफ राइट टू लाइफ इन्फेजेज अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहते हैं कि वहाँ पे बच्चन सिंह ने ये तो कहा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में डेथ पेनल्टी दो, बट उन्होंने ये नहीं कहा कि डेथ पेनल्टी जो है वो आर्टिकल 21 को वायलेट करती है, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि हर किसी को जीने का अधिकार है, उसको वायलेट नहीं करती। अक्रॉस द वर्ल्ड 108 नेशंस हैव अबॉलिश्ड डेथ पेनल्टी in law and 144 countries have done so in law or practice according to the Amnesty report of 2021। तो ये नोट कर लो, ये वाला पार्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद इन द इंडियन कंटेक्स्ट वेयर जजमेंट एरर इज क्वाइट फ्रीक्वेंट एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज नॉट इंश्योर्ड, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज जुडिशियल एबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी। फॉर दिस द प्रेजेंट मैटर विल हैव टू बी रेफर टू अ लार्जर बेंच विच विद व्यू टू रेक्टिफाई द फाउंडेशन ओमिशन इन बच्चन सिंह ऑफ नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयरिंग कैपिटल पनिशमेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो वो कहते हैं बच्चन सिंह में हेल्ड किया गया कि आर्टिकल 21 को वायलेट नहीं करती है डेथ पेनल्टी। तो ये अब उस पर्सन की जिसने ये लिखा है आर्टिकल, ये ओपिनियन है कि जो डेथ पेनल्टी है वो अबॉलिश कर देनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे का क्वेश्चन रहता है कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। द इमरजेंसी यूज़ ऑफ ऑथर, ये हम कल पढ़ चुके हैं कि कॉर्बेवैक्स और कोवैक्सीन को की 5 to 11 ईयर्स के बच्चों को अब मैगजीनी वैक्सीनेशन उनकी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। और कौन कौन सी लगी? कॉर्बावैक्स फॉर चिल्ड्रन 5 to 11 वालों को। देखिए अब ये जो डिफरेंस है ये नोट कर लीजिए यहाँ पे। जो कॉर्बावैक्स है, कॉर्बावैक्स, ठीक है, ये बायोलॉजिकल ई ने बनाई है। किसने बनाई है? कंपनी का नाम है बायोलॉजिकल ई
ठीक है ना। और ये कितने साल के बच्चों को दे सकते हैं? 5 to 11 ईयर्स तक के। ये कोविड की वैक्सीनेशन है, ठीक है ना। और जो हमारी कोवैक्सीन है वो 5 ईयर्स के बच्चों को नहीं दे सकते, 6 to 11 को दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? 6 to 11 ईयर्स के बच्चे को दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है हमारा? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 को दे सकते हैं, ये 6 को दे सकते हैं। कॉर्बावैक्स और कोवैक्सीन में ये डिफरेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इस वन मोर इनसे अब यहाँ पे जो ये जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है उनकी ओपिनियन है कि ये बहुत जल्दी कर रही हैं, इनको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। द हेल्थ मिनिस्टर हैज़ ऑलरेडी सेट अ प्रेसिडेंट लास्ट मंथ बाय डिक्लेयरिंग कॉर्बावैक्स फॉर चिल्ड्रन 12 to 14 ईयर्स विदाउट फर्स्ट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ नितागी विच क्लियर्स वैक्सीनेशन फॉर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो वो कहते हैं कि ये बहुत जल्दी करें, जो नहीं करना चाहिए, नितागी की परमिशन के बिना नहीं करना चाहिए। तो ये इनकी ओपिनियन है, ये भी हम नोट नहीं करेंगे बिकॉज वी आर नॉट श्योर ऑफ द फैक्ट्स, ठीक है। म्यांमार तो म्यांमार का ये भी हम म्यांमार का अयूंग सांग की जो है उनको सज़ा मिल चुकी है करप्शन के केस में। द कन्विक्शन इन अ कंगारू कोर्ट वॉज on testimony of the former chief minister of Pyongyang who claimed that he had handed over the $6 lakh and her $6 lakh and gold in return of favors, ठीक है ना। तो उनके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, ठीक है। तो वैसे भी वो कह रहे हैं कि वो हाउस अरेस्ट में ही थी, वो थोड़े टाइम के लिए बाहर आई थी एंड इवेंचुअली जो मिलिट्री का था मतलब मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया था, ठीक है ना। इन द करप्शन से द कोर्ट जेल हर फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो वहाँ पे ये हमने पढ़ लिया था न्यूज़। अब इसके बाद क्या है? अ मिड टर्म शेल लैकिंग और मोर फॉर द डेमोक्रेट्स। तो इसके अंदर क्या है? देयर आर फ्यू डेमोक्रेटिक पार्टी इन द यूनाइटेड स्टेट्स एट दिस पॉइंट इन टाइम हु आर लुकिंग ऑफ एट वेदर और नॉट द यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन विल रन फॉर 2024। तो ये भी ओपिनियन है कि वो कहते हैं कि ज़्यादा लोग खुश नहीं हैं। अब ये ओपिनियन है, ठीक है, हमें नहीं पता, हम बड़ा यूएसए गए कि हमें पता हो कि वहाँ के लोग उनसे खुश हैं या नहीं। तो अब क्या है, वहाँ पे इलेक्शंस होने में द जर्नल परसेप्शन इज दैट मिस्टर बाइडन एंड डेमोक्रेट्स आर गोइंग टू लूज मोर देन जस्ट देयर शर्ट्स एंड हेडिंग इनटू अ सिचुएशन वेयर द नेक्स्ट 2 years ऑफ हिज टेन्योर विल बी लेम डक वन, ठीक है ना। तो वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शंस होने, यूएस मिड टर्म इलेक्शंस हैं और वहाँ पे अगर मतलब उनकी पार्टी नहीं जीतती है तो वो लॉ जो है वो एक जो लेजिस्लेटिव है वो लॉज जो है वो नहीं पास कर पाएंगे। देयरफॉर लेम डक मतलब बस वो नाम के प्रेसिडेंट होंगे बट लॉज वो कुछ मेजर नहीं लेकर आ पाएंगे। स्पेशली इफ द सेनेट ऑल्सो फॉल्स टू द ग्रैंड ओल्ड पार्टी, ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ द पोल्स एंड पंडित्स हैव रिटन ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो वो कह रहे हैं कि शायद इनका जीतना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। The traditional argument has always been that president parties loses in the midterm elections. Statistics have shown that since the time Franklin D. Roosevelt, वो कहते हैं midterm elections में mostly जो president की party होती है वो lose करती है. If Mr. Biden is going to take a beating in November 8, he will not be the first. Some of his predecessors had to face the heat, जैसे बिल क्लिंटन lost 54 seats, वो कहते हैं जॉर्ज बुश in 2000, ओबामा was swapped in 2010 when he lost 63, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप during the Donald Trump presidency the Republicans lost control of the house as they lost 39 seats, ठीक है। Now is not past the hangover of the 2020 presidential election in what the 46 presidents set out to do in 2021, ठीक है। तो ये बात हो रही है कि अगर ये नहीं आते तो ही वुड बी जस्ट अ लेम डक, बट वो हर किसी के मतलब मोस्टली जो यहाँ के प्रेसिडेंट्स हैं उनके साथ हो रखा है कि मिड टर्म इलेक्शन में उनकी पार्टी जो है वो सीट्स लूज़ करती है और जीत नहीं पाती है, ठीक है। रशियन हमने ये करा था कि कल हमने पढ़ा था कि रशिया ने जो गैस सप्लाई है वो बंद कर दिया। कौन सी 2 कंट्रीज़ को, पोलैंड को और बल्गेरिया को। तो ये हमें पता होना चाहिए, पोलैंड एंड बल्गेरिया। तो हमने कल क्या रीज़न पढ़ा था? रीज़न क्या है? रीज़न नंबर 1 रीज़न तो हमने पढ़ा था कि बिकॉज जो बल्गेरिया और पोलैंड है, पोलैंड का तो मेन रीज़न ये था कि ये क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं वेपन, सप्लाइंग बिगर वेपन्स टू यूक्रेन, ठीक है ना, टू यूक्रेन, ठीक है। नंबर 1 रीज़न ये था। नंबर 2 रीज़न, अब रशिया ने ये बोला कि ये रूबल्स में पे नहीं कर रहे हैं। जो रूबल्स क्या है, रशियन करेंसी है, उसके अंदर नहीं पे कर रहे, नॉट पेइंग इन रूबल्स, लिख सकते हैं ये हम, नॉट पेइंग इन, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है सैंक्शंस,
ठीक है। तो यूक्रेन के वॉर, क्योंकि रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं और रशिया ने वॉर स्टार्ट करा है, तो रशिया पे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, और वो जो सैंक्शंस हैं वो कौन फॉलो करें, ये कंट्रीज। तो पढ़ लेते हैं। रशिया एनर्जी कंपनी गैज़प्रोम हैज स्टॉप्ड गैस सप्लाईज टू बल्गेरिया एंड पोलैंड साइटिंग देयर फेलियर टू पे इन रूबल्स। इट हैज़ completely suspended gas supplies to Poland, PGNiG and Bulgaria's बल्गार गैस। ठीक है, ये आप सारा नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज साइंड अ डिक्री दैट फ्रॉम April 1 अनफ्रेंडली फॉरेन बायर्स वुड हैव टू पे फॉर गैस सप्लाईज इन रूबल्स। ही हैज हैड ऑल्सो एडेड दैट डिफॉल्ट वुड रिजल्ट इन सस्पेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि आपको जो अनफ्रेंडली, किसको, अनफ्रेंडली फॉरेन बायर्स, जो किसका साथ दे रहे हैं, यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, तो वो अनफ्रेंडली हो गए, तो उनको किस में पे करना होगा, रूबल्स में पे करना होगा। ठीक है, चलिए आगे। Poland has been a major gateway for supply of military hardware to Ukraine. It also confirmed earlier this week that it will be sending tanks to Ukraine. Just hours before Gazprom's action, it had announced a fresh set of sanctions against the company and other Russian businesses. Not only has it supported the West sanction against Russia, it has also hosted Western fighter jets at a new NATO outpost on the its Black Sea coast. ठीक है ना, फाइटर जेट्स जो हैं, वेस्टर्न फाइटर जेट्स हैं, वो होस्ट कर रहे हैं अपने ब्लैक सी कोस्ट पर। ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो पोलैंड को तो वो इसलिए भी नहीं देना चाहते हैं। द 27 member European Union has described Russia's decision as blackmail and accused Moscow of trying to divide the West over its support to Ukraine. ठीक है, यूरोप्स नेचुरल गैस कम्स ओनली फ्रॉम 3 sources, Russia, Norway and Algeria. Until the Ukraine invasion, Russia accounted for almost 40%. तो वो कहते हैं कि it will be tough challenge primarily because it is easier and cheaper to transport natural gas via pipeline. LNG requires massive facilities and container ships that require huge capital investment. LNG transported from the US by container ships would be much more expensive than Russian gas received via pipeline. ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि रशिया ने किस किस का बंद कर दिया है, पोलैंड और बल्गेरिया का। ठीक है, क्योंकि ये अभी रूबल्स में पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे। द डिमांड फॉर अ रेवेन्यू शेयर इन प्राइवेटाइज्ड एयरपोर्ट्स। तो जिन स्टेट्स के अंदर एयरपोर्ट्स जो हैं वो प्राइवेटाइज हो गए हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें कुछ पे करो। ठीक है ना, क्योंकि हम लैंड दे रहे हैं अपना। तो ये पढ़ लेते हैं। अर्लियर दिस मंथ द तमिलनाडु गवर्नमेंट इशूड अ पॉलिसी नोट विच स्टेटेड दैट स्टेट गवर्नमेंट शुड क्लेम कॉम्पनसेशन फ्रॉम द सेंटर इन केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एन एयरपोर्ट और ट्रांसफर ऑफ इट्स एसेट टू अ थर्ड पार्टी। क्या, दोबारा पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या कहा कि स्टेट को कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए। तब कौन सी स्टेट ने बोला है, तमिलनाडु। ठीक है ना, स्टेट शुड बी कॉम्पनसेटेड, स्टेट शुड बी कॉम्पनसेटेड। क्यों कॉम्पनसेट करना चाहिए, कॉम्पनसेटेड अगर कॉम्पनसेशन फ्रॉम द सेंटर इन केस अगर वो प्राइवेटाइजेशन होते हैं, मतलब किसी कंपनी को दिया जाता है। कमिंग आउट इन सपोर्ट ऑफ द DMK लेड गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड फॉलो सूट एंड क्लेम्ड अ स्टेक इन रेवेन्यू। तो किस किस ने मांगे, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड। Privatization of airports in India first began in 2003 after the government approved proposal to upgrade Mumbai and Delhi in a public-private partnership model. The United Progressive Alliance (UPA) government also proposed the privatization of a few airports but couldn't implement it. The proposal was then taken up by Prime Minister Narendra Modi in 2019. Lucknow, Ahmedabad, Jaipur, Bengaluru, Thiruvananthapuram and Guwahati airports were leased through the PPP model. ये note कर लीजिए। In 2021, the centre unveiled its plan to further monetize 25 airports managed by Airport Authority of India over 5 years under the National Monetization Pipeline. These included 4 airports in Tamil Nadu, Chennai, Coimbatore, Madurai, Tiruchirappalli, Trichy. ठीक है ना, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। अंडर NMP द सेंटर हैज earmarked 4 airports for privatization in Tamil Nadu. Therefore, a decision has been taken that in the event the state government acquires and transfers the lands to Airports Authority of India free of cost, and the Airports Authority of India or the government of India transfer the asset to third party, the value realized or revenue accrued thereby must be proportionally shared with the state government, reflecting the huge investment in land being made by the state government. तो ये किसने बोला है, taken that in, क्या लिया है, किसने डिसीजन, द नोट स्टेट द AAI इज एक्टिवली परस्यूइंग द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो ये कह रहे हैं स्टेट्स ने डिमांड किया कि हमें भी शेयर देना मिलना चाहिए बिकॉज हम अपनी लैंड दे रहे हैं और ये लोग अगर प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो उनको भी पैसा मिल रहा है, राइट। He noted that the sale will be by means of valuation of the entire property.
which includes the sale price of land. When you are in a joint venture, then the investment which has been made, the government of India would put in capital in terms of infrastructure, the state government puts its capital in terms of land. So definitely in every such venture, the value of land should be given to the state government if and when it is sold to a third party which is a private player. ठीक है, तो ये मांगा है। और कौन कौन सी स्टेट के, यहाँ से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है ना, और यहाँ से तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये हमने नोट कर लेनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंडियाज पोजीशन ऑन सैंक्शन हैजंट चेंज्ड अ बिट। तो ये कौन बोल रहा है? अरिंदम बागची, MEA स्पोक्स पर्सन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बोला इन हिज फर्स्ट फॉरेन विजिट इन 2022 द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट जर्मनी एंड डेनमार्क फॉर द नॉर्डिक समिट एंड फ्रांस फ्रॉम May 2 to 4। तो क्या है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ कहाँ जा रहे हैं? जर्मनी जा रहे हैं, नॉर्डिक समिट अटेंड करने जा रहे हैं। PM's attendance at the second Nordic summit would give relations with Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden a more structured format, and the visit to France will make Mr. Modi one of the earliest foreign visitors after Prime Minister Emmanuel Macron's re-election there। है, तो हमें ये कल पढ़ लिया था। अभी अगर आपने नोट नहीं किया तो आप कर सकते हैं कि वो जर्मनी जाएंगे, फ्रांस जाएंगे और डेनमार्क जाएंगे, नॉर्डिक समिट अटेंड करेंगे। नॉर्डिक समिट की सारी डिटेल्स हमें मिलती रहेंगी, तो हम एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ रहे हैं। टू अ क्वेश्चन फ्रॉम द हिंदू अबाउट वेदर इंडिया प्लान्स टू प्ले अ मीडिएटरी रोल इन द कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द ब्रीफिंग ऑन थर्सडे, द स्पोक्सपर्सन सेड दैट व्हाइल India is in touch with Russia and Ukraine and is ready to assist in any way required. The government has received any particular request from either side to carry a message or anything like that। तो वो कहते हैं कि मतलब किसी जर्नलिस्ट ने पूछा उनसे कि क्या आप मीडिएटर का मतलब बीच में बैठ के सॉर्ट आउट करवाओगे। वही एग्जाम्पल कि अगर दो बहन भाई हैं वो लड़ रहे हैं तो बीच में मीडिएटर कौन बनता है? मम्मा पापा बनते हैं ना। तो वो कहते हैं कि वो चाहिए, तो अभी बहन भाइयों ने बोला नहीं कि हमारे बीच में मीडिएशन करवाओ, और माँ बाप कह रहे हैं कि हम चल मार के बैठ रहे हैं। तो इंडिया कहता है अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी नहीं बोला कि, तो इसलिए अभी हम बस चुप करके बैठे हैं। मेरिटोरियस कैंडिडेट्स कैन गेट जनरल सीट्स सुप्रीम कोर्ट। तो ये पढ़ लेते हैं। The Supreme Court on Thursday said the other backward classes OBC candidates are required to be adjusted against the general category when they prove more meritorious than the last of the general candidates appointed। समझ में आया? नहीं आया तो मैं बताती हूँ। देखो मान लीजिए ABCDC है, ठीक है ना, और DEF है, तो ये जनरल कैटेगरी की लिस्ट है। जनरल कैटेगरी की लिस्ट में जनरल कैटेगरी की लिस्ट है, या ये देखें, एक मिनट में यहाँ पे जगह ढूंढूँ। ये देखें, एक तो लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, ठीक है ना। अब इस मेरिट लिस्ट के अंदर, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, नाम दे देते ABCDE, ठीक है। अब A जो है उसके 50 मार्क्स आए हैं, B के भी 50 आए हैं, C के 49 आए हैं, 48 आए हैं, 47 आए हैं। बट D जो है वो OBC कैटेगरी का है, ठीक है ना। बट जो E है वो जनरल कैटेगरी का है। मान लीजिए ये सारे जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है ना। तो कोर्ट कह रही है कि यहाँ पर ये नहीं होगा कि यहाँ पे ओबीसी की लिस्ट में अलग से लिस्ट बनी हुई है, तो इनकी एडमिशन ओबीसी कोटा में नहीं होगी, इनकी एडमिशन जो है वो जनरल कोटा में ही होगी, क्योंकि उनकी जो मेरिट है वो जनरल वालों से ज़्यादा है, ठीक है ना। ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ते हैं दोबारा। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे सेड द अदर बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द जनरल कैटेगरी व्हेन दे प्रूव मोर मेरिटोरियस, जब वो ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं दैन द लास्ट ऑफ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स अपॉइंटेड। The court said that in such circumstances, the appointments of OBC candidates could not have been considered against the seats available in the reserve category। तो उनकी OBC कैटेगरी में नहीं होगी, वो कौन सी सीट लेंगे? जनरल कैटेगरी की सीट लेंगे। The top court said that consequently, after considering their appointments in general category, the seats meant for the reserve category were required to be filled in the form and amongst the other। तो क्या है, वो क्या कह रहे हैं इसके अंदर? अब देखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये जो डी था यहाँ पे फर्स्ट पे था ओबीसी में, ठीक है, बट डी तो यहाँ पे एडमिशन लेगा, तो ये वाली जो सीट है वो किसको जाएगी? 2 नंबर को। मान लीजिए यहाँ पे जेड है तो जेड को चली जाएगी, क्योंकि जो इनकी डी की जो एडमिशन है वो जनरल कोटा में मानी जाएगी, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मंडल कमीशन तो ये कहते हैं कि ये किसमें हमें बताया गया? अ बेंच ऑफ जस्टिस सो एंड सो रिलाइड ऑन वेरियस वर्डिक्ट्स ऑफ द टॉप कोर्ट इंक्लूडिंग इंदिरासानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन केस, ठीक है।
verdict while dealing with a case of two OBC category candidates from Bharat Sanchar BSNL. Reserve category candidates having obtained more marks than the last candidate in general category will have to be adjusted. तो ये दोबारा रिपीट ही कर रहे हैं, ठीक है ना. तो ये जजमेंट आ गई है, तो हमें ये वाला पॉइंट हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि उनकी जो एडमिशन है वो कौन सी लिस्ट के अगेंस्ट होगी, जनरल कैटेगरी में, अगर एक OBC ज़्यादा मार्क्स लेकर आया है, ठीक है ना. चलिए यहाँ पे अब हमें नॉर्थ ईस्ट वाला पढ़ लेते हैं कि वहाँ पे क्या क्या कर आए हैं नरेंद्र मोदी. लोड होने दीजिए. अरे मेरी स्क्रीन चली गई, इतने दिनों बाद स्क्रीन गई है, हक बनता है थोड़ी देर स्क्रीन जाने का. ठीक है. कीन ऑन लिफ्टिंग AFSP, ये तो अब हम कॉन्टिन्यूशन में पढ़ रहे हैं, तो हमने फर्स्ट पेज पढ़ा था. लेइंग द फाउंडेशन स्टोन फॉर 2950 अमृत सरोवर वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स अक्रॉस असम एंड 3 रीजनल कॉलेजेस. तो अमृत सरोवर वॉज वाटर कंजर्वेशनल प्रोजेक्ट्स अक्रॉस असम, ठीक है, 2950 एंड 3 रीजनल कॉलेजेस विद अ टोटल ऑफ ₹1650 करोड़. मिस्टर मोदी क्लेम डिफिकल्टीज हैड बीन रिड्यूसिंग एंड फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट टेकिंग, ठीक है, ये हमें, ठीक है, हमें यहाँ पे 1650 करोड़ तक का मतलब है. ही नोटेड द कोइंसिडेंस ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव एंड द 400. अब ये इंपॉर्टेंट है, 400th एनिवर्सरी किसकी है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन बनता है इसमें से. 400th एनिवर्सरी ऑफ लाचित बोरपुखान, द 17th century Ahom journal who stopped the Mughals from capturing Assam. very very important. 400th एनिवर्सरी है उनकी. very very important, very very important, ठीक है. द लाइफ नोट कर लो. द लाइफ ऑफ दिस ग्रेट पर्सन ऑफ असम इंस्पायर्स पैट्रियटिज्म एंड स्ट्रेंथ अक्रॉस इंडिया, ठीक है, ये हमें नोट करने की जरूरत नहीं, उससे पहले वाला नोट करना है. लेटर एट डिब्रूगढ़ अबाउट 300 किलोमीटर ऑफ दीपू द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड 7 एडवांस्ड कैंसर हॉस्पिटल्स अंडर द असम कैंसर केयर फाउंडेशन, अ कोलैबोरेशन बिटवीन असम गवर्नमेंट एंड टाटा, ठीक है. तो ये पूरा का पूरा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे. उसके बाद देयर विल बी 17 such centers across Assam strategically located to serve patients from the other northeastern states and neighboring countries such as Bhutan, ठीक है, ये भी सारा नोट कर लो. 17 और वो होंगे, ठीक है. चलो अब ठहर गया है, पता नहीं क्यों सहम गया है, ठहर गया है न्यूज़पेपर. चलिए आगे चलते हैं. इंडिया बांग्लादेश डिस्कस हाई लेवल विजिट्स. हाई लेवल विजिट्स क्या बनाइए, पढ़ लेते हैं. तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ऑन थर्सडे हेल्ड टॉक्स विद काउंटर पार्ट AK अब्दुल मोमन इन बांग्लादेश. तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? देखो बच्चों, अगर तुम्हें अभी तक के मिनिस्टर्स के नाम याद नहीं हुए तो बहुत ही बुरी बात है, और अगर अभी अभी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया है तो मैं बता दूँ तुम्हें ये नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है. तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर. और बांग्लादेश के कौन है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हिज काउंटर पार्ट, मतलब वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से मिले AK अब्दुल मोमन. AK अब्दुल मोमन, AK अब्दुल मोमन. मॉम इन, मॉम से बनता है मॉम इन. AK अब्दुल तो याद हो जाएगा. मॉम बुला रही, बेटा अंदर आ जाओ, बहुत खेल लिया, पढ़ लो, करती है ना वो मैसे. इन बांग्लादेश एंड कॉल्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, मतलब वो शेख हसीना से भी मिले. बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना. और उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? AK अब्दुल मोमिन. Dhaka is the first stop into a two-nation neighborhood visit undertaken by Dr. Jaishankar along with top Indian diplomats including the Foreign Secretary Designate Vinay Mohan Kawatra. तो Foreign Secretary Designate कौन है? विनय मोहत्रा कवात्रा, वो भी उनके साथ गए जयशंकर के साथ. Both the countries have been affected by higher energy prices following the crisis in the Ukraine and have voted cautiously on various UN platform, ठीक है. तो वो नेबरिंग कंट्रीज़ के विजिट पे गए हैं. अब वो नेक्स्ट कंट्री जा रहे हैं भूटान. अच्छा मौसम होगा वहाँ पे. Emphasized on promoting trade, commerce and connectivity, especially in the light of supply chain disruption resulting from COVID-19 restrictions and recent conflict in Ukraine. The visit hit media headlines in Dhaka where Mr. Momin informed that he has urged the Indian side to help in lifting. अब ये हमारे लिए important है, क्या urge क्या है? He has urged the Indian side to help in lifting the US sanctions imposed. तो US ने sanction impose किए किस पे? On the Rapid Action Battalion which in the past was accused of extrajudicial
killing. तो ये रैपिड एक्शन बटालियन क्या है? रैपिड एक्शन बटालियन और रैब इज एन एलीट एंटी क्राइम एंड एंटी टेररिज्म यूनिट ऑफ बांग्लादेश पुलिस. तो इसको ऐसा का ऐसा नोट कर लो. इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ बांग्लादेश पुलिस, बांग्लादेश आर्मी. ठीक है. द यूएस गवर्नमेंट हैज इम्पोर्ट सैंक्शंस ऑन 7 फॉर्मर. तो इसके ऊपर सैंक्शंस क्यों लगाए गए हैं? बिकॉज आरोप है कि ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ करा है इन्होंने. ठीक है. 600 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करी है इन्होंने, मतलब लोगों को मारा है. 600 लोगों को उठाकर वो गायब हो गए हैं. तो ये उनके ऊपर एलिगेशंस है. बट वो क्या कह रहे हैं कि ये तो हमारा एंटी क्राइम, मतलब क्राइम ना हो और टेररिज्म ना फैले, वो यूनिट है. और उसके ऊपर यूएसए ने क्या कर दिया? सैंक्शंस लगा दिए. तो अब उन्होंने अर्ज क्या किया है कि प्लीज़ हमारी मदद करो, यूएसए को बोलो हमारे ऊपर से ये सैंक्शंस हटा दे. द विजिट केम मंथ्स आफ्टर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद was hosted in Dhaka during the Vijay Diwas celebrations. तो विजय दिवस सेलिब्रेशंस पे कौन गए थे? अभी दिसंबर में विजय दिवस सेलिब्रेशन एट, लिखो सभी, बांग्लादेश प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट विजिटेड. ठीक है. इन दिसंबर 2021. Mr. Hasina is likely to visit India before the end of summer. Mr. Jaishankar is scheduled to leave for Bhutan. अब वो भूटान जाएंगे. भूटान की कहानी हम कल पढ़ेंगे. कल तक तो न्यूज़पेपर में आ ही जाएगा ना कि क्या वहाँ पे क्या किया उन्होंने. SCs get 8 weeks to tune up criminal trial system. ये इंपॉर्टेंट है. देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे gave high courts 2 months to repair inadequacies and inefficiencies in the criminal trial system of their respective states. तो क्या किया? To repair inadequacies and inefficiency in criminal trial system. जो ट्रायल होता है सारा, उसके अंदर जो कमियां थी वो पूरी करने के लिए टाइम दिया. दैट वाइल मोस्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स हैव रिस्पॉन्डेड. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस 2020 बनाए. क्या है ये? क्या नोट करेंगे? ड्राफ्ट रूल्स ऑफ, क्या लिखोगे? ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस. ठीक है ना. ये क्या है? टू रिपेयर द इनएडिक्वेसीज. ये क्या करेगा? रिपेयर करेगा जो भी प्रॉब्लम्स है, इनएफिशिएंसीज है क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम में, उनको करेक्ट करने के लिए. अ सेट, ये क्या है? अ सेट ऑफ रिकमेंडेशंस प्रिपेयर्ड बाय 3 लॉयर्स टू स्ट्रीमलाइन क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम एंड मेक इट यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री. देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम 7 हाई कोर्ट्स. वो कहते हैं कि ये बनाया गया, तो पीछे ऊपर वाला छोड़ दो, ये यहाँ से पूरा नोट कर लो. ठीक है ना. दीज, अब 7 हाई कोर्ट से कोई जवाब नहीं आया, इंक्लूड मद्रास, गुजरात, बॉम्बे एंड राजस्थान. ऑन थर्सडे द एपेक्स कोर्ट एक्सटेंडेड द टाइम by 8 weeks for these states and high courts to notify. April 2020 gives states and their high courts 6 months to incorporate the recommendation in their police manuals. तो recommendations को किस में include करना था? Police manuals and criminal trial processes. The draft rules had gone into the intricacies of investigation and trial, including proposals to employ separate teams of lawyers to help the police during the probe and for the trial, details to be covered while drafting spot panchnamas and even correction in body sketches. तो कुछ rules हैं, draft rules हैं, जो कि क्रिमिनल सिस्टम, जो ट्रायल है, क्रिमिनल ट्रायल है, उसके अंदर चेंजेस लेकर आने को बात कर रहे हैं. तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है. आगे चलते हैं. तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शोज नीड फॉर सेल्फ रिलायंस. तो राजनाथ सिंह जो हैं वो कहाँ पर थे? कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है न्यू दिल्ली में, वो अटेंड कर रहे थे. तो उन्होंने कहा कि जो विक्रांत, डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत वुड बी अनदर माइलस्टोन. इंडिजीनियसली मतलब हमने खुद बनाया. ठीक है ना. तो विक्रांत के बारे में पढ़ लेते हैं. जो विक्रांत जी हैं, विक्रांत, INS विक्रांत ऑल्सो नोन एज इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट 1 LACIAC-1 इज एन एयरक्राफ्ट कैरियर कंस्ट्रक्टेड बाय द कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए किसने बनाया ये? कोचीन शिपयार्ड. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड वालों ने बनाया है. इट इज़ द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर टू बी बिल्ट इन इंडिया. इट इज़ नेम्ड विक्रांत एज अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत. ठीक है ना. द नेम विक्रांत, संस्कृत विक्रांता, स्टेपिंग बियॉन्ड, मीन्स courageous. The motto of the ship is Jayama Sam Yudhi Sapradha, which is taken from Rigveda, means I defeat those who fight against me. ठीक है. ये पूरा का पूरा अगर नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो.
ठीक है। अब यहाँ से और क्या हमें पढ़ना है, एससी पैनल फ्लेज असम, तो ये क्या है, अ सुप्रीम कोर्ट पैनल हैज़ प्रोडेड द असम गवर्नमेंट फॉर लैक्सिटी इन चेकिंग इलीगल, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन कहाँ पर हो रही है, काजीरंगा नेशनल पार्क, तो काजीरंगा नेशनल टाइगर रिजर्व वो है, वो क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, तो यूनेस्को ने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल जगह है और इसकी प्रोटेक्शन के लिए यूनेस्को जो है वो फंडिंग देता होगा, ठीक है। एंड बेस्ट नोन फॉर वन हॉर्न्ड राइनोज, इट हैज़ 9 नोटिफाइड एनिमल कॉरिडोर्स, ठीक है ना, एनिमल कॉरिडोर्स हैं और वहाँ पे क्या हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको खींचा है। अब हमें पता होना चाहिए, आपको क्या नोट करना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, टाइगर रिजर्व, वो जो है वो कहाँ पर है, असम के अंदर है, वो क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नंबर 1। नंबर 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और नंबर 3 क्या है कि वो वन हॉर्न्ड राइनोज के लिए माना जाता है, वहाँ पे 9 एनिमल कॉरिडोर्स है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। द सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल empowered committee has directed government authorities to provide an action taken report on the encroachment, ठीक है ना। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट होता है जब तुम कहते हो ना ये स्टैटिक जीके आ गया, देखो स्टैटिक जीके भी तुम्हारी कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में से ही उठती है, वो उनके दिमाग में आ जाता है और वो उठा के डाल देते हैं। सम स्टेट्स इंडल्जिंग इन फ्यूल टैक्स हिपोक्रेसी, वो कहते हैं कि सेंटर ने जो है ना वो फ्यूल का रेट कम कर दिया है, बट जो स्टेट्स हैं वो अपने टैक्सेस कम नहीं कर रही हैं, इसलिए ये जो फ्यूल का रेट है वो कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। सेंटर्स एम्प्लॉयमेंट सर्वे फाइंड्स एडिशन ऑफ 4 लाख जॉब्स, ठीक है, 1/4 लाख जॉब्स वर क्रिएटेड इन फर्म्स विद 10 or more workers in 9 selected sectors in October-December 2021, according to the Labour and Employment Ministry's third quarterly employment survey report released on Thursday. क्या है, 4 lakhs jobs were created in firms with 10 or more workers in 9 selected sectors in October-December 2021, according to किसका, Labour and Employment Ministry's third quarterly employment survey, ठीक है, रिपोर्ट। यहाँ तक नोट करना है हमने ये, ठीक है। तो ये सेक्टर्स कौन से हैं, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, आईटी, हेल्थ, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चलिए प्रिपेयर फॉर स्विफ्ट कॉन्फ्लिक्ट, IAF चीफ, तो ये पढ़ेंगे अभी हम। तो देयर इज़ अ नीड, वो क्या कह रहे हैं, देयर इज़ अ नीड, एक मिनट रुको, there is a need to re-evaluate demand forecasting methods and stocking philosophies, and the way forward will also have a serviceable linked inventory management system. The chief of air staff, chief marshal, his comments came under तो वो जो स्विफ्ट क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पे जो डॉलर्स एक्सचेंज करने होते हैं, ठीक है, अब मीटिंग ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस फ्रॉम टुडे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन माना जाएगा, आ सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV Rama विल चेयर द 39th कॉन्फ्रेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड आफ्टर अ गैप ऑफ 6 years, तो ये नोट कर लो कौन सा एडिशन है, 39th एडिशन है कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की। द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्कशन वुड बी स्ट्रेंथनिंग द नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी एट कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस पैन इंडिया ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड पर्सनल पॉलिसी नीड्स एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, पूरा का पूरा नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। द कॉन्फ्रेंस वुड ऑल्सो डेलिब्रेट ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर authority and state judicial infrastructure authorities as a special purpose vehicles at the central and state levels for development of infrastructure in डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कोर्ट्स का इम्प्रूव होना चाहिए ताकि जो जस्टिस है वो हर किसी तक पहुंच सके, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉब्लम ना बने फॉर डिलीवरिंग जस्टिस। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन November 1953 एंड टिल डेट 38 कॉन्फ्रेंसेज हैव बीन ऑर्गेनाइज, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। द कॉन्फ्रेंस वुड बी फॉलोड बाय अ जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ जस्टिस एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसकी होगी, जॉइंट कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस किस किस की, सीएम्स की एंड चीफ जस्टिस की. दिस वुड बी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ठीक है, चीफ जस्टिस कौन होता है? अगर आपको नहीं पता ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देती हूँ. यहाँ पर कहीं पर खाली जगह मिल जाए तो, खाली जगह तो मिल ही नहीं रही है, खाली जगह कहती मैं यहाँ पे. ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है. ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट है. अरे तुम क्यों बड़े हो रहे हो सुप्रीम कोर्ट के नाम पर? तो थोड़ा सा, हाँ सुप्रीम कोर्ट है ये. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस होंगे और एक होंगे हेड ऑफ ऑल द जजेस. उनको क्या बोलेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो ऑल द जजेस, वो सच में सभी के मतलब कोई भी जज है उसका हेड ही होता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं उनको. हाई कोर्ट में होंगे जजेस होंगे नॉर्मल. ठीक है ना, और हर स्टेट में हाई कोर्ट होता है, हर स्टेट का मोस्टली हाई कोर्ट होता है, और हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है. वो चीफ जस्टिस उस स्टेट का, उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है. ठीक है ना, लॉ के अंदर. सीएम्स तो आपको पता ही है, तो उनकी मीटिंग होगी सीएम और चीफ जस्टिस की भी एक कॉन्फ्रेंस है, हो रही है. ठीक है ना. बाइडन प्रपोजेस $33 बिलियन एड फॉर यूक्रेन. तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है ये रशिया से लेकर के उन्होंने लिया है, तो वो हम पढ़ लेते हैं. देखिए उन्होंने बोला है यूएस बेस्ड एसेट्स ऑफ रशियन ओलिगार्क्स. ओलिगार्क्स क्या होते हैं? ओलिगार्क्स होते हैं रशियन ओलिगार्क्स आर बिजनेस ओलिगार्क्स ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हु rapidly accumulated wealth in the 1990s by the Russian privatization and followed the dissolution of the Soviet Union. मतलब वहाँ के जो रिच लोग हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सीज कर लेगा कौन? यूएस से. और वो किसको दे देगा? उससे जो पैसा आएगा वो यूक्रेन को दे देगा. मिस्टर बिडेन्स प्रपोजल वॉज अनाउंस्ड एज अ पार्ट ऑफ लार्जर अनाउंसमेंट दैट ही वॉज आस्किंग द यूएस कांग्रेस टू अप्रूव ऑन एडिशनल $33 बिलियन इन सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस फॉर यूक्रेन. ठीक है ना, सॉरी. अब we are going to seize their yachts or luxury homes and the other ill-begotten gains of Putin's kleptocracy. ठीक है ना, वहाँ के जो रिच लोग हैं और जिनकी प्रॉपर्टीज़ यूएसए में पड़ी हैं वो जो हैं वो ये हड़प एक्वायर कर लेंगे. ठीक है ना. Potentially available for forfeiture to include property that is used to assist in evasion of sanctions. The current US law only permits the forfeiture of proceeds from sanction violations and not assets used to facilitate its process. ठीक है ना, वो कहते हैं जो sanctions के against जाएगा, ठीक है ना, उनके जो प्रॉफिट वो गेन करेंगे वो भी वो ले लेंगे. द प्रोसेस विल इन्वॉल्व द यूएस ट्रेजरी, स्टेट एंड जस्टिस डिपार्टमेंट विल ऑल्सो सीक पावर्स टू एक्सपैंड द लिस्ट ऑफ एसेट्स. ठीक है ना, तो वो जो एसेट यूज़ करे जाएंगे, अगर सैंक्शंस जो नहीं कर रहा मतलब उसके पैसे भी लिए जाएंगे और भी आगे कुछ कर सकते हैं. द यूएस ट्रेजरी हैज़ ऑलरेडी सैंक्शन एंड ब्लॉक रशियाज एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स वर्थ over $1 billion as per a statement from the White House on Thursday. European Union countries had reported freezing over $30 billion in assets, including nearly $7 billion in real estate, helicopters, boats, artworks, according to the White House, not White House. ठीक है, तो ये हो रहा है वहाँ पे, तो ये हमें पता होना चाहिए. नोट अभी कुछ नहीं, ये $33 बिलियन का नोट कर लो. ठीक है. As global security initiative looks to counter Quad grouping. तो Quad क्या है? तो Quad क्या है? Quad के मेंबर्स कौन है? तो Quad जो है ना, देखो यूएस वर्ल्ड मैप में कहीं यहाँ पर है, जापान कहीं यहाँ पर है, इंडिया कहीं यहाँ पर है, नहीं इंडिया यहाँ पर है और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है. ठीक है ना, ये बनता है ना, तो क्वाड्रिलेटरल बनता है. ठीक है ना, तो ये क्वाड है. क्वाड क्या है? एक ग्रुप है इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान का. ठीक है, और चाइना को ये ग्रुप बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि चाइना को लगता है कि ये हमारे अगेंस्ट बैठकर ये हमारे अगेंस्ट मतलब ग्रुप बनाया गया. अ न्यू ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव पुट फॉरवर्ड बाय चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग विल लुक टू इनकाउंटर द यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी एंड द क्वाड अकॉर्डिंग टू चाइनीज ऑफिशियल्स. तो वो क्या लिखा है क्वाड के अगेंस्ट? ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे Chinese President Xi Jinping new initiative to counter US Indo-Pacific strategy and Quad
ठीक है, क्या है वो, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं, ठीक है, इसका नाम। मिस्टर जी लास्ट वीक फर्स्ट प्रपोज दैट ही कॉल्ड अ ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव स्पीकिंग एट द बाओ फोरम इन चाइना, वार्निंग अगेंस्ट hegemonism, power politics, and bloc confrontation. China would like to propose a global security initiative that is to stay committed to the vision of common, comprehensive, cooperative, and sustainable security, he said, which would oppose unilateralism. Especially, he said, this would oppose the wanton use of unilateral sanctions and long arm jurisdiction. ठीक है, तो ये सब करेंगे वो in this. So वो कहते हैं basically he said some countries were eager to engage in exclusive small circles and small groups, terms Chinese officials have used previously to describe the Quad as well as AUKUS. AUKUS भी एक ग्रुपिंग है, उसमें कौन है ये भी नोट कर लो। AUKUS की ग्रुपिंग में ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। AUKUS itself भी कहते हैं ए यूके यूएस, ए इज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया। In this article, Mr. Wang said China's proposed security initiative would oppose what he called the destruction of the international order under the banner of so-called rules and the dragging of the world under the। तो वो कहते हैं कि हम जो है इनसे बिल्कुल अलग चलेंगे, ठीक है ना, और हम छोटी छोटी ग्रुपिंग्स नहीं बनाएंगे, हम कोऑपरेशन लेकर आना चाहते हैं। वी फॉर्मली अपोज द यूज़ ऑफ इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी टू डिवाइड द रीजन एंड क्रिएट अ न्यू कोल्ड वॉर एंड द यूज़ ऑफ मिलिट्री अलायंसेस टू पुट टुगेदर ऑन एशियन वर्जन ऑफ दैट। वो कहते हैं वो एशियन वर्जन ऑफ नाटो बना रहे हैं, ठीक है। दैट द ग्रुपिंग वॉज इक्वलेंट टू नेशनल पीपल कांग्रेस। इन क्वाड को उन्होंने किसके साथ शेयर किया, बोला फाइव आइज इंटेलिजेंस है, जैसे वो कौन है, फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस किसका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस, यूके एंड द ऑकस पैक्ट एज द की, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ क्वाड हैव रिजेक्टेड द नोशन दैट इट इज़ एन एशियन नाटो और मिलिट्री अलायंस एंड पॉइंटेड दैट इट ब्रॉड बेस्ड cooperation including on vaccines and technology. External affairs minister said in February there are interested parties who advance that kind of analogy. I would urge you to not to slip into the lazy analogy of an Asian NATO, he said, pointing out India was not a treaty ally of the US. ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि इंडिया के जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम्हें याद रखना है कि वो कौन सा इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, उसको किस किस के साथ डिस्कस किया, क्वाड, ऑकस, फाइव इंटेलिजेंस अलायंस, इन सब के साथ कराए, ठीक है ना। चलिए, रिपोर्टिंग ऑफ साइबर ब्रीचेस मेड मैंडेटरी। तो अगर साइबर क्राइम हुआ है कहीं पर, द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट, ये पता होना चाहिए, सर्ट इन उन्होंने क्या बोला, हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरमीडियरीज, डाटा सेंटर प्रोवाइडर्स, कॉर्पोरेट्स। इंटरमीडियरीज होता है ये आपका फेसबुक हो गया, ठीक है, ये सब इंटरमीडियरीज बोलते हैं। और ऑर्गेनाइजर टू रिपोर्ट साइबर इंसिडेंट विद इन 6 आवर्स ऑफ देयर डिटेक्शन। अगर साइबर क्राइम हुआ तो 6 आवर्स विद इन देयर डिटेक्शन उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, ठीक है। कौन सी कंपनी सर्ट कह रही है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, सर्ट, द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है। चलिए और न्यूज़ देख लेते हैं। इतने आप चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सेशन को लाइक कर दो। येस, लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब। कल मिलेंगे 6 बजे इसी टाइम पर, इसी जगह पर, तब तक नमस्कार, ठीक है। सो एग्जाम आर साइनिंग ऑफ, आई सी यू सुपर सून। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, अरे 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 रुक जाओ, कहीं मत जाना। सैटरडे को मतलब कल, आज फ्राइडे है ना बच्चों, बता दो आज फ्राइडे है ना, सैटरडे को मतलब कल 5 बजे क्या है, 5 o'clock लाइव क्विज़ है हमारा, वीकली सेशन, ठीक है, वीकली सेशन है, तो वो ज़रूर अटेंड करना है। संडे को भी 5 बजे इवनिंग में है। तो या जो न्यूज़पेपर सेशन है ना, कल हमारा सुबह हो जाएगा, सुबह 12 बजे से पहले न्यूज़पेपर डल जाएगा तुम्हारा, 5 बजे तो तुम्हारा सेशन है। न्यूज़ रिवाइज करके आना 3rd वीक ऑफ अप्रैल की, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, बाय।